हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस इट्स मीन एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 78 है और इसकी डेट है 2 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वर्कशीट है। प्रीवियस वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है बल्कि। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट होता है और प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी पूरा जिम्मेदारी होता है वो जर्मनी के ऊपर थोप दिया जाता है। जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसी बीच में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जर्मनी में, एक नेता निकल के आता है, एक लीडर निकल के आता है, एक पर्सन जो है वो इमर्ज होता है बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ, और वो पर्सन कौन है? हिटलर। ठीक है, तो जानेंगे हिटलर कौन थे। हिटलर वॉज अ सोल्जर इन जर्मन आर्मी। जर्मन आर्मी के बहुत ही पावरफुल सोल्जर थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इवन लड़े भी थे। ठीक है, द जर्मन डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम एंड ही द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब देखो, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत ही गुस्सा आता है उसको। ठीक है, और फिर नहले पे दहला जब वर्साई की ट्रीटी जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है तो तब तो बस उसके जो पार है वो बिल्कुल चढ़ जाता है 7वें आसमान पे। ठीक है, इन 1919 ही जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी which was later renamed as the National Social German Worker Party। तो वो जो है जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में जर्मन वर्कर पार्टी का नाम क्या जाता है? नेशनल सोशल जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी, और ये पार्टी जो है वो नाजी पार्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो नाजिज्म पे बेस्ड है। ओके, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज। तो बेसिकली हिटलर का जो राइज होता है उसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड के तौर पे क्या काम करता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जर्मनी की वो। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम द मास मूवमेंट। देखो, जब आपको पता है 1929 के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे होते हैं जिसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, तो उस टाइम पे ये नाजिज्म पार्टी जो है वो अपने चरम पे पहुंच जाती है। मतलब एकदम उसकी जो वो है ना, मतलब जो इमेज है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है, कुछ ऐसा टाइप। ठीक है, आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स एंड द बिजनेस शट डाउन। आपको पता है जब भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो बैंक वगैरह भी जो है वो दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, और बिजनेस जो है वो बंद हो जाते हैं। अब जब बिजनेस बंद हो जाएंगे तो वर्कर्स के पास क्या हो जाएगा? दे पीपल लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशंस। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ट टू होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में नाजी लोग आते हैं निकल के एक आशा की किरण लेके कि हम आपको बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, इतना ज़्यादा इनका धीरे धीरे इतना ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता चला जाता है कि 1928 में जो नाजी पार्टी सिर्फ 2.6% वोट ही जीत पा रही थी रखाइस्ताइक में। रखाइस्ताइक कौन थी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द जर्मन पार्लियामेंट। तो जो रखाइस्ताइक को जर्मन पार्लियामेंट में नाजिज्म पार्टी को जब 2.6% वोट 1928 में मिलते हैं, 1932 में आके वो सीधा 37% सीट्स जीत जाती है। तो सोचो कितनी तेज़ी से उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो जो नाजिज्म पार्टी थी तेजी से फ्लॉरिश हो रही थी, तेजी से फैल रही थी, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी? तो प्रोपेगेंडा था ये उसका, नाजिज्म पार्टी का क्या प्रोपेगेंडा था? हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। ये काफ़ी अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे थे। ठीक है, और इतनी अच्छी पावरफुल स्पीचेस दी हैं। आप इवन चाहें तो इन्हें यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, द स्पीचेस गिवन बाय द हिटलर। आपको सारी उसकी रियल इमेज वीडियोज़ मिलेंगी आपको, तो आप देखिएगा उसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जो है एक देश को, अपने जर्मनी को जो है स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, और हमारे साथ जो अनजस्टिस हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको दूर करूंगा। वर्साई की ट्रीटी जो हम पे थोपी गई है, ज़बरदस्ती हम पे इम्पोज की गई है, उसको मैं नकार दूंगा, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और जो हमारे जर्मनी की डिग्निटी है मैं उसको वापस रिस्टोर करूँगा। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँगा, और एक यूथ जो है हमारी उसको एक सिक्योर और बेस्ट फ्यूचर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। ये किसने बोला? नाजी पार्टी की जो वायदे थे उनके, ये जो हिटलर है ना उसने प्रोमिसेस किए थे ये सारे। ठीक है, तो हिटलर devised a new style of politics. He understood the significance of ritual speech spectacles in the mass mobilization. बेसिकली उसने जो है एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स खेली। ठीक है, उसने क्या करा? उसने बहुत मास लेवल पे रैलियाँ ऑर्गेनाइज करी, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए, और उसने जो है क्या करा?
इन सब चीज़ों से हिटलर का सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर उसने अपने जो मतलब अपनी पार्टी को और ज़्यादा, अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा और ज़्यादा फैलाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया। सिंबल किसका? स्वास्तिक का। स्वास्तिक क्या होता है? आपने देखा होगा ना, सातिया जो घर के बाहर लगा बना होता है हिंदू धर्म में, ऐसे करके कुछ बना होता है, ऐसे करके सातिया बोलते हैं ना इसको। मैंने तो उल्टा बना दिया शायद, मेरे को तो पता भी नहीं कैसे बनता है, सॉरी। शायद ऐसे बनता है, हाँ ऐसे ही बनता है। तो ये था स्वास्तिक, जिसको हम लोग सातिया बोलते हैं। इस सातिये का जो है उन्होंने अपना सिंबल बनाया। द नाजी स्लट द सैल्यूट द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लाउज। और आप जब वो अपनी स्पीच देके ख़त्म होता था तो उसको बहुत सारी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया करते थे लोग। तो इन सब चीज़ों से क्या दिखता है हमारे को कि हिटलर को लोगों ने, हिटलर की पार्टी ने हिटलर को एक मसीहा बना के दिखाया, एक लाइफ सेवियर के तौर पर जो है पेश किया, ठीक है। जो आया था हमारे मतलब जर्मनी की कंट्री की डिग्निटी को वापस से रिस्टोर करने के लिए, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में आ रहे थे उन सब से बचाने के लिए ये हिटलर जो है वो आए थे, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो धीरे धीरे पार्टी में कैसे आते हैं। अब जब वो आते हैं तो कैसे पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, तो वो देखो। ऑन द 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of the minister of the Hitler। अब देखो, जो कैबिनेट की मिनिस्ट्री होती है उसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है? चांसलर की होती है। तो जो चांसलर हैं उसकी पोस्ट किसको दी जाती है? हिटलर को दी जाती है। कौन देता है? प्रेसिडेंट। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हिंडनबर्ग, ठीक है। बाय नाउ द नाजी एंड हैड मैनेज द रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अब देखो जो कंजर्वेटिव्स हैं वो भी नाजी के साथ ही आ जाते हैं, ठीक है, मतलब नाजी पार्टी के साथ ही मिल जाते हैं। और अब जो नाजी है, नाजीज़म यानी कि हिटलर जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। और जब वो पावरफुल हो जाते हैं, कैबिनेट की एक बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक जो रूल था ना वाइमर रिपब्लिक का, उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, वो डिसमेंटल करते हैं उसको। द फायर डिक्री ऑन 13 Feb 1933 indefinitely suspended civil rights like freedom of speech, प्रेस एंड असेंबली। और फिर भाई 28 फरवरी को क्या होता है, जर्मनी में जो आपके हिटलर हैं ये सारे के सारे सिविल राइट्स जो हैं, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही आप उनके सिविल राइट्स जो थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली वगैरह, मतलब मूवमेंट करना, कोई भी बातचीत करना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल कम्प्लीटली बैन कर देते हैं वो सिविल राइट्स को, ठीक है। 3 मार्च को नहले पे नहला एक और काम कर देते हैं, वो है इनेबलिंग एक्ट को पास कर देना। अब इस इनेबलिंग एक्ट को पास करने के बाद क्या होता है, हिटलर जो है पार्लियामेंट की पूरी पावर जो है अपने अंडर में ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने क्या करा, कंट्री को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, मीडिया को, आर्मी को, जुडिशरी को, सबको पूरी तरीके से हिटलर अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है बच्चे। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर देखिए ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको काम करना रहेगा, ठीक है। हाँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के उदय के क्या क्या कारण थे। तो देखो आपको पता है मैंने कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है ना, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जर्मनी की। उसके ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इन सब चीज़ों ने जो है मतलब इस कंडीशन ने एक तो बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि हिटलर का इमर्ज हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एज एन इंडस्ट्री क्लोज डाउन, इंडस्ट्री बंद हो जाती हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो यंग पीपल्स है वो क्या करते हैं, जब भाई नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्रिमिनल बन जाते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। और फिर जर्मनी की जो करेंसी है वो भी अपनी वैल्यू लॉस कर देती है। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा ही मार्क जो मुद्रा है, मतलब जैसे हमारे देश में रुपया चलता है पैसे के तौर, मतलब हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, वैसे ही जर्मनी की करेंसी क्या है, मार्क है। तो मार्क जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पब्लिश कर देती है, तो इससे क्या होता है, जर्मनी में करेंसी की वैल्यू घट जाती है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों ने हिटलर को इमर्ज करने में, उसके राइज होने में बहुत जो है जोर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि उसने कौन कौन से प्रोमिस किए, तो वही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, वर्साई की ट्रीटी जो है उसको ख़त्म कर देगा, जर्मनी के लोगों की डिग्निटी को वापस लेकर आएगा, ठीक है, सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, एक अच्छा फ्यूचर देगा, है ना। और सबको क्या बोला उसने, ही प्रॉमिस टू वीड आउट द फॉरेन इन्फ्लुएंस। और उसने बोला कि जर्मनी के ऊपर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, फॉरेन पावर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है, हम उसको भी पूरी तरीके से डी एंड कर देंगे,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि हिटलर ने कैसे पूरी कंट्री को कंट्रोल किया। तो हमने अब यहाँ पे देखा ना अभी कि उसने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डी एंड कर दिया, फिर जो स्पीचेस के राइट थे, सिविल राइट्स थे, उनको उसने डिसबैंड कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इनेबलिंग एक्ट की वजह से उसने सारी पार्लियामेंट की पावर अपने अंदर ले ली, है ना। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, जो पॉइंट हमने ऊपर ने डिस्कस किया वो ये है कि जर्मनी में हिटलर ने क्या करा कि उसकी खुद की नाजी पार्टी के अलावा अदर और जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको उसने क्या कर दिया? बैन कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली बैन कर दिया। बोला कि सिर्फ मेरी ही पार्टी चलेगी। तो भैया हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, डिक्टेटरशिप आ रही है जर्मनी में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता है कि डू यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड थिंग्स पब्लिश इन मीडिया। क्या जो मीडिया में चीज़ें छपती हैं उनसे कभी तुम इन्फ्लुएंस हुए हो? तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो देखो, अगर पॉलिटिकल थिंग्स की बात करें तो नो, आई हैव नेवर बीन इन्फ्लुएंस बाय सच आइडिया, बट येस समटाइम्स वी इन्फ्लुएंस बाय द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। हम किसी चीज़ की एड से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे हाँ देखो वो कितनी अच्छी आइसक्रीम है, कितनी अच्छी चॉकलेट है, मैं भी वही लूँगी। होता है ना ऐसा? क्यों? सोशल मीडिया में आपने उस आइसक्रीम की ऐड देखी होगी, आपको लग रहा होगा बड़ी डिलीशियस सी है, टेस्टी सी है, मैं भी खाऊंगी, तो अगले दिन आप भी खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो ये दीज एडवर्टाइजमेंट एल्योर अस, हमारे को लालच देती हैं और हमारे को इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम भी उस प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है बच्चे। तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ यार, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करिए क्योंकि हमारे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ऐसे, और मोटिवेशन आएगी कि मैं आपके लिए और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।